एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एम। आज की इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे 25 नेक्स्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन प्राइवेट इनकम इज़ ₹30,000, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज़ ₹5,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट इज़ 4,000, द पर्सनल इनकम विल बी। तो इसमें हमें बताना है कि इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है। इसमें प्राइवेट इनकम 30,000 दिया है, जिसमें से हमें टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 5,000 माइनस कर देना है, 25,000 बचेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट 4,000 दिया है, 4,000 को 25,000 से माइनस कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 21,000। देयरफॉर द ऑप्शन नंबर बी 21,000 रुपीज़ इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। गिवन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है 15,560, ट्रांसफ़र पेमेंट बाय गवर्नमेंट इज़ 240, नेट डोनेशन प्राइवेट की 30, इंटरेस्ट ऑन नेशनल लोन इज़ 170, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ 140, द प्राइवेट इनकम विल बी। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि हम प्राइवेट इनकम कितनी होगी। So the options are option number A ₹15,860, option number B 12,000, option number C 13,000 और option number D 19,000. So the correct answer here is option number A 15,860. Now the next question is question number 53. Match the following. तो यहाँ पे लिस्ट 1 में थ्योरी दी है और लिस्ट 2 में उसके रिलेशंस को हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 A is Say's law of market, B is Keynes psychological law, C is paradox of shift and D is Marshall। इसको हमें मैच करना है इनके रिलेशन से। तो फर्स्ट है Say's law of market, this is related to employment. Second is Keynes psychological law, this is related to consumption. Third is paradox of thrift, this is related to saving, and D is Marshall, it is related to population. Therefore the correct option here will be option number A 1, 2, 3, 4. Now moving toward next question, that is question number 54. Match the following. लिस्ट 1 में प्रिंसिपल्स दिए हैं और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिए हैं, इनसे हमें इनको मैच करना है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट इज काल्डोर्स थ्योरी। तो काल्डोर्स थ्योरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दी गई थी। बी इज़ सेज लॉ, अभी हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिया गया था। सी इज़ डोमेर मॉडल, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, एंड डी इज़ न्यू क्लासिकल एनालिसिस विच इज़ रिलेटेड टू गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 में जो है आइटम्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके कर्व्स दिए हैं। हमें इन सभी लिस्ट 1 के जो आइटम्स हैं 4, उनको हमें 4 कर्व्स से यहाँ पे मैच करना है। तो देख लेते हैं किसका क्या होगा। फर्स्ट दिया है द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। तो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन जो है इंटरेस्ट रेट और इनकम के ऊपर दिया गया था। इसका जो सही कर्व है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड इज रिड्यूसिंग मॉनेटरी पॉलिसी। रिड्यूसिंग मॉनेटरी पॉलिसी ये भी इंटरेस्ट रेट और इनकम से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ रिलेटेड टू आउटपुट एंड प्राइस लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फोर्थ इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। ईजी है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1, 2, 3, 4। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 56। मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उनके कर्व्स दिए हैं। हमें इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन कर्व्स से हमें मैच करना है। तो देख लेते हैं किसका कौन सा होगा। फर्स्ट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का कर्व 1 यहाँ पे मैच कर रहा है, 1 हो जाएगा। सेकेंड इज़ इनकम इलास्टिसिटी, ईजी है, इनकम इलास्टिसिटी 2 है। इसमें इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड है ये,
थर्ड इज़ एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, तो जितना हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे उतना हमारी यहाँ पे सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सी से रिलेटेड है। डी इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में दो क्वांटिटीज़ दी होंगी एक्स एंड वाई, उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच करना है हमें। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में इंफॉर्मेशन फॉर प्राइसिंग डिसीजंस दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इंफॉर्मेशन फॉर प्राइसिंग डिसीजन को हमें उनके एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे मैच करके देखना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट ही आएगा इसमें वैल्यू ऑफ ब्रांड, यूज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ISO, कॉस्ट, वैल्यू नहीं। इसका ऑप्शन 1 सही है। सेकंड, मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ब्रांड। सी इज़ इंफॉर्मेशन एट द माइक्रो लेवल, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं माइक्रो लेवल में, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी। डी इज़ क्वालिटी, इजी है, क्वालिटी इज़ रिलेटेड टू ISO, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 58, बेसिक प्राइस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बताना है कि बेसिक प्राइस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक प्राइस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनीज प्राइस लेवल और बेसिक प्राइस इंक्लूडिंग इट्स एडॉप्शन टू cyclical fluctuations. Option number B is the valuation of product of the firm. Option number C is the determination of cost of product of the firm, और ऑप्शन नंबर D is the cost price। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसिक प्राइस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनीज प्राइस लेवल और बेसिक प्राइस इंक्लूडिंग इट्स एडॉप्शन टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ अ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट का कौन सा डायग्राम यहाँ पे फिट बैठता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन मैचुरेशन फेज और देन डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट डायग्राम है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज़ होता है, उसके बाद ग्रोथ फेज़ होता है, उसके बाद मैचुरेशन फेज़ होता है और उसके बाद हमारा जो है वो डिक्लाइन फेज़ आ जाता है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 60, द कैपिटल टर्नओवर इज़ कंप्यूटेड बाय। कैपिटल टर्नओवर का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इन्वेस्टेड कैपिटल अपॉन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल अपॉन कैश इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टेड कैपिटल अपॉन कैश इंटू 100 और ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन 100। तो यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सही ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल अपॉन स्टैंडर्ड कॉस्ट। Now moving to the next question, that is question number 61, which one of the following curve is related with demand determined price in market period। ऑप्शन नंबर ए ग्राफ आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कर्व है वो डिमांड डिटरमाइंड प्राइस इन मार्केट पीरियड से रिलेटेड है। तो इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे शो कर रहा है इन्फिनाइट इलास्टिसिटी एंड ज़ीरो इलास्टिसिटी को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो शो कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई कर्व को, और जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे शो कर रहा है डिमांड डिटरमाइंड प्राइस इन मार्केट पीरियड। तो हाँ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू। इसमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए, इफ़ ए आर क्या है, एवरेज रेवेन्यू, और ए सी क्या है, एवरेज कॉस्ट। इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट।
ऑप्शन नंबर बी दिया है इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट देयर इज़ इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर द फर्म। ऑप्शन नंबर सी दिया है इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट दो ओनली a theoretical possibility the firm makes losses। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए, देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ऑप्शन नंबर बी, the elasticity of demand must be different in different markets। option number C, different markets must be separable for a seller to be able to practice discriminatory price। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। The third degree price discrimination may be suitably practiced between option number A, cost of transportation, option number B, transport barriers, option number C, two or more markets, or option number D, all of the above। So here the correct answer will be option number D, all of the above। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तीनों ही चीज़ें सूटेबल हैं। Now question number 65, which one of the curve expresses the second degree price discrimination। तो यहाँ पे 4 ग्राफ हमें दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो कर्व है वो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होते जाएगी, और वहीं जब हम अपने प्राइस को डिक्रीज़ करेंगे तो हम क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी डिक्रीज़ करते जाएगी। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 66, द डिमांड फंक्शन यील्ड्स प्राइस फंक्शन इज़ गिवन बिलो, द प्राइस फॉर मार्केट ए विल बी। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है पी ए इज इक्वल टू 32 माइनस 2QA, और हमें यहाँ पे बताना है प्राइस ऑफ मार्केट ए क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 24 हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे QA जो है वो 4 है और PA की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके 28 आ जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, the demand function yield price function is given below, the price for the market will be, PB is equal to 32 minus QB। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज 19। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट हमें 30 दिया है, AR 140 दिया है और LAC 72.08 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हमें शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन दी है जिसमें हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हम क्या करेंगे, 140 में से 72.08 को हम माइनस कर देंगे, मतलब AR माइनस LAC कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67.92। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69, विच कर्व इज़ एक्सप्रेस्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व है। ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, द चेंज टू अ न्यू इंडिफरेंस कर्व following a rise in aggregate consumption caused by a price cut is, option number A, a consumption effect, option number B, a price effect, option number C, an income effect, और option number D, a substitution effect। तो easy question है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, an income effect। now moving to our next question, that is question number 71, in a dash the decisions of a central planner are replaced by the decisions of millions of firms and households, which answer will be a suitable for the blank।
ऑप्शन नंबर ए मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी सोशल इकोनॉमी और ऑप्शन नंबर डी प्लांट इकोनॉमी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए मार्केट इकोनॉमी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, एन इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेस इन द इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस फ्रॉम each hour of a worker's time. Option number C Philip curve, a curve that shows the short run trade off between inflation and unemployment और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। Now moving to the next question, that is question number 73. Which one of the following formula will be used for computing the price elasticity of demand? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो देखते हैं फॉर्मूला हमें किस में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर बी परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन कॉस्ट इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन सप्लाई इंटू 100 और ऑप्शन नंबर डी नेशनल इनकम अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे हमें मालूम है कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम दो चीज़ों से इक्वेट करके देखते हैं, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्लियरली सही हो जाता है, दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, गिवन दैट 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड कॉसेज द अमाउंट ऑफ ब्रेड यू बाई टू फॉल बाई 40%। करेक्ट ऑप्शन दिए ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 0.5, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें हम जो अपना इनिशियल प्राइस है उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, तो हमने जो अपना इनिशियल प्राइस था दैट इज़ P1 उसको हमने 100 माना, तो P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे दिया, दैट इज़ 20% इंक्रीज़ इन प्राइस। तो 20% इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है 120 इसका P2 प्राइस हो जाएगा। सेकंड अगर हम मान लें यहाँ पे जो हम ब्रेड यहाँ पे बाई कर रहे थे वो है क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 को अगर हम 100 मान लें तो इनिशियल क्या है हम 100 ब्रेड ले रहे थे और ये अब इंक्रीज़ हो गया है हमारा 40% से। ब्रेड कॉजेज द अमाउंट ऑफ ब्रेड यू बाई टू फॉल, यहाँ पे फॉल दिया है, फॉल बाई 40%। तो अगर हम 40% से फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा Q2 कितना हो जाएगा, प्राइस हमारा 100 से 120 हुआ है, ठीक है, और क्वांटिटी हमारा 100 से 40% फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले में इसको इक्वेट करना है। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 अपॉन P1। तो इसी फॉर्मूले में हमें इसको पुट कर देना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज़ 2। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 75, विच इज़ अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें हमें बताना है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा कौन सा है। तो 4 कर्व हमें दिए हैं, चारों कर्व को एक बार ध्यान से देख लीजिए ABCD। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लॉन्ग रन हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो कैसे बनता है, जितने भी हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं जैसे SSC1, SSC2, SSC3, तीनों कर्व को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।